हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी क्लास 11 ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि दोनों बुक से रहने वाले हैं। तो सिंगल वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके सामने: कृषि, उद्योग, परिवहन और जनसंख्या। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है आर्थिक भूगोल की, यानी कि कहीं ना कहीं जहां से अर्निंग हो रही हो। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल संबंधित नहीं है तो कृषि, उद्योग, परिवहन, तो ये सारे आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इनकी स्टडी करी जाती है। लेकिन जनसंख्या एक अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या जो है आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है, आर्थिक भूगोल संबंधित नहीं है। आगे हम चले। निम्नलिखित में से किसने विशेष क्षेत्र की सभी भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब यानी कौन से दृष्टिकोण में विशेष क्षेत्र की सभी भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन करा जाता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, क्षेत्र दृष्टिकोण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षेत्र दृष्टिकोण हो जाएगा। इसको हम प्रादेशिक दृष्टिकोण भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत किस तत्व का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है भाई, जो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल है, उसके अंतर्गत हम किस एलिमेंट, किस तत्व का अध्ययन करते हैं। तो मौसम, मिट्टी, वायुमंडल, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का ही अध्ययन हम क्या करते हैं? भौतिक भूगोल में कर रहे होते हैं। उसके बाद विषय वस्तुगत उपागम किसने परिवर्तित किया था। आपको बताना है, जो विषय वस्तुगत होता है और एक प्रादेशिक होता है, तब से विषय वस्तुगत पूछा है। तो इस उपागम को किसने विकसित किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने क्या इसको परिवर्तित करा था, विकसित करा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन के साथ जाओगे। ठीक है, आगे हम बात करें, कार्ल रिटर ने किस उपागम का विकास किया था। विषय वस्तुगत, प्रादेशिक, दोनों या कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी आपका बी हो जाएगा, प्रादेशिक। ठीक है, जिसको हम क्षेत्र दृष्टिकोण भी कह देते हैं। समझ आ गया? तो कार्ल रिटर ने प्रादेशिक उपागम का विकास किया था। आगे हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। तो स्थिर ब्रह्मांड सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, बहुविश्व सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिग बैंग थ्योरी, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत जो है आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जिसको एक्सेप्ट करा जाता है यूनिवर्स की उत्पत्ति को लेकर, यूनिवर्स के फॉर्मेशन को लेकर, तो वो बिग बैंग सिद्धांत ही है। ठीक है, आगे हम चले। बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो बिग बैंग सिद्धांत को हम विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नहीं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। समझ आ गया? आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। किसने प्रमाण दिया कि भाई ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो एडविन हब्बल ने क्या है, इसका प्रमाण दिया था, प्रूफ दिए थे कि भाई जो यूनिवर्स है वो जो यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, यानी कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, जो आकाश गंगाएं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उसके बाद बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो आज से 1 अरब वर्ष पहले, आज से 5 अरब वर्ष पहले, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का विस्तार कभी नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले क्या है, बिग बैंग जो है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपसे मैं कमेंट में पूछूंगा, तो उसके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, आगे मैं चलूँ। छोटे ग्रहाणुओं का इकट्ठा होने पर क्या बनता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि ग्रह कैसे बने हैं। ठीक है ना, तो छोटे ग्रहणों से क्या बने हैं, उनके इकट्ठा होने से आपके ग्रह बने हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ग्रह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक आकाशगंगा का व्यास लगभग कितना हो सकता है। ठीक है, ये वाला आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, कि जो अभी मैंने बताया ना, जो है यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। तो एक आकाशगंगा का व्यास लगभग कितना हो सकता है। आकाशगंगा का मतलब होता है असंख्य तारों का समूह। तो आकाशगंगा का व्यास कितना होगा, एक का आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे हम चले। पृथ्वी की संरचना कैसी होती है। समतल, घुमावदार, परतदार, गोलाकार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? परतदार होती है। ठीक है, यानी लेयर में बटी होती है पृथ्वी। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, उसकी रेडियस कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। 6,371 किलोमीटर, 6,378 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर, 6,350 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6,378 किलोमीटर क्या है आपकी जो पृथ्वी की रेडियस होती है, यानी कि त्रिज्या होती है। आगे हम चले। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं आपकी, जो भूकंपीय तरंगे जिससे जो भूकंप के लिए जिम्मेदार होती हैं बेसिकली, या कह लो जो धरातल पर पहुंचती है। ठीक है, यानी कि आपसे बेसिकली पूछा गया भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है ना, सीधी सी बात कहूँ तो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पी वेव्स और एस वेव्स। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन सी भाई, आपकी जो पी वेव्स है
और आपकी, ठीक है। और ये दोनों जो है पी और एस वेव्स जब ये धरातल के शैलों से अन्योन्य क्रिया करती है तो कौन सी बनती है आपकी, धरातल जो है धरातल तरंगें बनती है जो कि धरातल पर पहुंचती है, जो कि सबसे ज्यादा विनाशकारी भी हुई होती है। समझ आ गया। तो दो प्रकार की होती है। आगे आगे हम चले, भूकंप का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, पृथ्वी का कंपन। ठीक है, तो पृथ्वी का कंपन होना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। अधिक केंद्र जिसको हम एपिसेंटर भी कहते हैं, उसका स्थान कहाँ होता है? जो आपका उद्गम केंद्र होता है ना, जहाँ से आपकी जो है तरंगे निकल रही होती हैं, अगर जहाँ से भूकंप आपको ओरिजिनेट हो रहा होता है, तो जस्ट उसके बिल्कुल 90 के एंगल पर, यानी कि उसके बिल्कुल ऊपर, यानी कि उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना, अधिक केंद्र का स्थान होता है। पी तरंगों को क्या कहा जाता है? तो आपकी पी तरंगे हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। प्राइमरी को हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक तरंगी। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा आपका? बी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। समझ आ गया? आगे चलो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, यानी महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत जिसको को किसने दिया था? अब्राहम ओर्टेलियस ने, एंटोनियो पोलागिनी ने, अल्फ्रेड वैगनर ने, विल्सन ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अल्फ्रेड वैगनर हो जाएगा। ठीक है, जिसने क्या कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक प्लेट किस पर चलायमान होती हैं? ठीक है, आपसे पूछा जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है यानी प्लेट विवर्तनिक का जो सिद्धांत है उसके अनुसार विवर्तनिक प्लेट किस पर चलायमान होते हैं, गतिमान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दुर्बलता मंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? दुर्बलता मंडल। या आप ये कह लो जो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसको दुर्बलता मंडल ही बोला जाता है। ठीक है, स्थेनोस्फेरिक कहा जाता है। आगे मैं बात करूं, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार पैंजिया के विशाल महासागर का क्या नाम, मतलब कि पैंजिया के विशाल महासागर को क्या नाम दिया गया? बहुत आसान है, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, ध्यान रखना, कमेंट आपको यहाँ पर करना है कि भाई महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत के अनुसार जो पैंजिया, पैंजिया के विशाल महासागर को क्या नाम दिया गया? बहुत आसान है, ऑप्शन को देख के ही हंसी आ जाएगी आपको। डायरेक्ट जो एक अलग सा आंसर लगेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे मैं बात करूं, कौन सा अवसादी चट्टान जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होता है? ठीक है, ये उसके लिए जब जो है अल्फ्रेड वैगनार ने कह लो कि प्रूफ के लिए एविडेंस जो दिए थे, ठीक है भाई, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, उसने कहा कि भाई महाद्वीप पहले एक ही थे फिर अलग अलग हुए। तो उसने इसी का एग्जाम्पल दिया था, कह लो इसका भी एक प्रूफ दिया था कि भाई कौन सा अवसादी चट्टान जो कि हिमानी निक्षेपण से निर्मित है, तो ये आ जाएगा आपका टिलाइट। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण क्या थे? जब उसने क्या बताया कि भाई, उसने पहले ये तो बता दिया भाई, एविडेंस दे दी कि महाद्वीप पहले एक ही थे। ठीक है, जब उसकी बात ये आई कि भाई ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग कैसे हुए, कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर कैसे गए, तो यहाँ पर इसने कौन से दो कारण बताए, कौन से दो रीजन बताए? तो यहाँ पर इसने दो बलों की बात करी थी, कौन कौन सा? एक पोलर फ्लिंग बल, ठीक है, और एक ज्वारीय बल। ठीक है, यानी कि टाइडल फोर्स और एक आपका पोलर फ्लिंग। ठीक है, ध्यान रखना। पोलर फ्लिंग बल जो आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है, और ज्वारीय बल आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। समझ आ गया? तो दो कारण इसने बताया था, ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे मैं चलूँ, संबंध धारा सिद्धांत के अनुसार संबंध धारा कहाँ उत्पन्न होती है? जबकि कन्वेक्शनल करंट कह लो या कन्वेक्शनल धारा है, ये संबंध धारा बेसिकली कहाँ उत्पन्न होती है, कहाँ जनरेट होती है? वायुमंडल में, मध्य रेखा पर, मेंटल भाग में, और पृथ्वी के कोर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो मेंटल वाला हिस्सा है, ठीक है, तीन आपकी जो आंतरिक संरचना है वो तीन हिस्सों में बटी हुई है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो मेंटल वाले हिस्से में आपको क्या संबंध धारा बनती है। आगे हम चले। अगला क्वेश्चन, आर्थर होम्स ने संबंध धाराओं की उत्पत्ति किससे संबंधित बताई? ठीक है, जो आर्थर होम्स है, ठीक है, उसने संबंध धाराओं के बारे में बताया है। तो उसने संबंध धाराओं की उत्पत्ति बेसिकली किससे संबंधित बताई है? देखो, संबंध धारा आपके मेंटल भाग में बनी है, और यहाँ पर इसने इसकी उत्पत्ति के कारण क्या बताया, किससे संबंधित बताई है? तो यहाँ पर इसने बताया भाई ताप भिन्नता के कारण जो है संबंध धाराएं उत्पन्न होती हैं या हुई है। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये आपको ध्यान रख ले, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे मैं बात करूँ, पृथ्वी के स्थलमंडल में कितनी प्रमुख प्लेटें हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, टोटल कितनी है? 7 है प्रमुख प्लेटें हैं। और आगे मैं बात करूँ, विवर्तनिक प्लेटें किस पर चलायमान होती हैं? ठीक है, जो विवर्तनिक प्लेट है आपकी, ये किस पर चलायमान होती हैं? परपटी पर, ऊपरी मेंटल पर, दुर्बलता मंडल पर, और आंतरिक ओर। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप क्या बताओगे? कमेंट में बताओगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो पूछ रहा हूँ प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। ठीक है,
आप भी तो एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी भी तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आंतरिक बलों द्वारा किस तरह के बदलाव लाए जाते हैं? ठीक है, आंतरिक बल जो कि पृथ्वी के आ, अंदर जनरेट हो रहे होते हैं, जो बहिर्जनिक यानी जो भार हो रहे होते हैं धरातल पर, तो आंतरिक बलों द्वारा किस तरह के बदलाव लाए जाते हैं? ये नई भूआकृतियों को जन्म देता है, ये नमी को बढ़ावा देता है, का और खा दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला, कि जो है ये नई भूआकृतियों को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल के समतल होने के क्या कारण है? क्वेश्चन क्या पूछा भाई आपसे कि पृथ्वी के धरातल के समतल होने के क्या? जो भाई पृथ्वी का धरातल है, ऊबड़ खाबड़ थोड़ी है, समतल है ना, तो उसके बेसिकली क्या कारण है? इसके दो ही कारण हो सकते हैं, ध्यान रखना भाई। एक आपका क्या हो जाएगा, अंतर्जनित बल और बहिर्जनिक बल, ये दो ही एक बल होते हैं जिसके कारण जो समतल है वो समतल मतलब जो आपका धरातल है वो समतल रहता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, मृदा से संबंधित अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो हम सोइल के बारे में स्टडी करते हैं, ये मृदा से संबंधित अध्ययन को इस विज्ञान को क्या कहा जाता है? आपका पेडोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे मैं चलूँ। चट्टानों में से पानी गुजरने की क्षमता को कहा जाता है? भाई जब चट्टानों में से आपका पानी गुजर जाए, ठीक है, इस क्षमता को क्या कहा जाता है? आपकी पारगम्यता कहा जाता है, तुषार कहा जाता है, परत अपवर्तन कहा जाता है, जलयोजन कहा जाता है। तो पारगम्यता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। आगे मैं बात करूं, वह कौन सा बल है जो लगातार पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों को ऊपर उठाता है? ठीक है, दोबारा सुनो। कौन सा बल जो कि लगातार पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों को ऊपर उठाता है? क्या भी देखा था ना, पृथ्वी की आकृति पे नया पृथ्वी ये नई भू आकृति को जन्म देता है, तो क्या आंतरिक बल था, है ना? तो कौन सा बल जो लगातार पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों को ऊपर उठाता रहता है, जिससे नई आकृति बनती रहती है? तो अंतर्जात बल ही है। क्या ध्यान, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आगे मैं चलूँ। ठंड और गलन के चक्र के दौरान छिद्रों के भीतर बर्फ के बढ़ने और चट्टानों की दरार के कारण किस प्रकार का अपक्षय होता है? ठीक है, ये पूछा है आपसे कि ठंड और गलन के चक्र के दौरान जो छिद्र होते हैं उसके अंदर आ, बर्फ के बढ़ना और चट्टानों की दरार के कारण किस प्रकार का अपक्षय होता है? अपक्षय बेसिकली क्या होता है आपका? चट्टानों का टूटना फूटना, ठीक है, छोटे छोटे पार्टों में। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुषार अपक्षय इसको हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन जो है अंतर्जात बलों का एक उदाहरण है, अंतर्जनिक बलों का उदाहरण है? कटाव, ज्वालामुखी, अपक्षय, संतुलन। तो ज्वालामुखी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक धरातल के अंदर उत्पन्न होता हुआ एक बल होता है, ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन। यानी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। अपक्षय के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? अपक्षय के लिए महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? बादलों का निर्माण, मिट्टी का निर्माण, पानी का निर्माण, उपरोक्त। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आप मिट्टी का निर्माण। ठीक है भाई, अगर आपको इरोजन यानी कि आपको अपक्षय कराना है, तो रिवेदरिंग करानी है, ठीक है, अपक्षय यानी वेदरिंग, तो अपक्षय के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? आपकी मिट्टी का निर्माण। ठीक है, आगे मैं बात करूं। आगे मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की। ऑक्सीकरण होता है, आपसे क्या पूछा भाई? ऑक्सीकरण होता है कहाँ पर? जहाँ वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल पहुंच जाता है। ठीक है, जहाँ पर जो है भाई वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल तक पहुंचे, ठीक है, जहाँ पौधे हैं, जहाँ हवा में नमी है, और पर्वतीय क्षेत्रों में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर? जहाँ वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल तक पहुंच है। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना, वहां पर ऑक्सीकरण बेसिकली होता है, यानी इंग्लिश में कहूँ तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, आगे मैं बात करूँ, बहुत संचलन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना, इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा भाई? गुरुत्वाकर्षण जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, जो है भाई आपका कार्बोनेटीकरण किस प्रकार की अपेक्षित प्रक्रिया है? ठीक है, तो आपका ये क्या है? केमिकल वेदरिंग है, यानी कि रासायनिक अपक्षय। ध्यान रखना, ठीक है, आपका भौतिक अपक्षय होता है, जैविक अपक्षय होता है। ठीक है, भौतिक और यांत्रिक एक ही बात है। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी रासायनिक जैविक अलग अलग है, जो कि हमारे अपक्षय के प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अपक्षय इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, आगे मैं बात करूं, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का निष्क्रिय नियंत्रक कारक है? स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रिया, समय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? स्थलाकृति हो जाएगा। भाई ध्यान रख, ठीक है, जो कि मृदा निर्माण का निष्क्रिय नियंत्रक कारक है, स्थलाकृति। समझ आ गया? आगे मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं? ठीक है, यानी कि आपको से पूछा गया भाई, कौन जो हिमनद प्रवाह यानी हिमनद की प्रवाह की दिशा क्या होगी, कौन बताएगा? एस्कर, ड्रमलीन, हिमोड, और आपका एरिट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रमलीन। क्या ध्यान रख लेना। आगे मैं बात करूं,
निम्नलिखित में से डोलाइन की व्याख्या कौन करता है? लैपिज, ध्वस्त, रंध्र नहीं होगा यहाँ पर, रंध्र होगा, ठीक है, घोल रंध्र, चूना पत्थर, कंदरा और स्तंभ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? खा, ठीक है। डोलाइन की व्याख्या कौन करता है? वैसे ध्वस्त घोल रंध्र। जब ये घोल रंध्र है, ठीक है, घोल रंध्र जब ये दो या दो से ज्यादा घोल रंध्र आपस में मिल जाते हैं तो बेसिकली आपको क्या बना रहे होते हो? डोलाइन ही बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख। समझ आ गया? आगे हम बात करते हैं स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे खड़े होते हैं? तो आपसे पूछा भाई स्थल रूप विकास की किस अवस्था में, ठीक है, आपसे स्थल रूप विकास की अवस्था पूछ ली। तो अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे खड़े होते हैं, ठीक है। तो वृद्धावस्था आंसर हो जाएगा भाई। स्थल रूप विकास की कौन सी अवस्था? वृद्धावस्था में जो होता है अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर होंगे, थोड़े ऊंचे खड़े हो दिखेंगे, तो ठीक है, ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन घाटी का प्रकार नहीं है? यानी चार ऑप्शन में से कौन सा घाटी का प्रकार नहीं है? गोर्ज, बेकार की घाटी, श्रिपिका और कैनियन। तो जो श्रिपिका है बेसिकली एक घाटी का प्रकार नहीं है, बाकी गोर्ज, बेकार की घाटी और कैनियन इसका घाटी के प्रकार, ठीक है। आगे मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन जो है पवन कार्य संबंधित नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैपिज, ठीक है, ध्यान रख। बाकी बालू, टिब्बे, छत्रक, प्लाई, ये सब ये पवन यानी विंड से रिलेटेड है आपका। बाकी लैपिज बेसिकली क्या होता है? जब आपका जो ग्राउंड वाटर होता है, ये जो चूना पत्थर है उसके अंदर घुस जाए, ठीक है, फिर एक अनइवन सा सरफेस आपका बन जाए तो वो लैपिज बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो लैपिज यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका। आगे चले, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल के, ठीक है। कौन सी परत मौसम संबंधी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? आपको पता है भाई, जो परत है आपकी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल में। तो कहाँ होती है भाई? क्षोभ मंडल में होती है, जो कि ह्यूमन के लाइफ के लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट लेयर या परत मानी जाती है, ध्यान रखना। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल, ध्यान रख रहा है भाई। ताप मंडल में क्या है आपकी? ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? यानी कि लास्ट परत आपसे पूछिए वायुमंडल की कौन सी है? आयन मंडल है, मध्य मंडल है, बहिर्मंडल है, समताप मंडल है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल है, ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट जो है आपकी एग्जोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, बहिर्मंडल है सबसे ऊपरी संस्तर। ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है, किससे रक्षा करती है आपसे पूछा है? पराबैंगनी किरणों से, धूलकणों से, जलवाष्प से, रेडियो तरंगों से। सीधे आपको पता है जो यूवी रेज होती है, यानी कि आपकी जो पराबैंगनी किरण होती है, उससे जो है हमारी ओजोन परत रक्षा करती। आगे चले, किस परत में आयनित कण होते हैं? यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर आयन्स होते हैं, उनमें चार्ज होता है, ठीक है, आपसे पूछा है। सौर मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? आयन मंडल, जिसको हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पृथ्वी के वायुमंडल की परतें किस क्रम में होती है? नीचे से ऊपर की तरफ आपको बताना है, यानी कि आपको क्रम में लगानी है कि कौन से ऑप्शन में क्रम से क्या है आपकी परतें लगी हुई हैं, ये आपको बताना है। और आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन सी परत आती है, फिर उसके ऊपर कौन सी आती है। देखो आयन मंडल तो पहली होती नहीं, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट गलत हो जाएगा। सी पे आ जाओ तो स्टार्टिंग यहाँ मध्य मंडल से हो रही है, ये भी गलत हो जाएगा। डी पे आ जाओ, आपका समताप मंडल से स्टार्टिंग हो रही है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग आपसे होती है शोभ मंडल से, ठीक है, फिर आता है आपका समताप मंडल, फिर आता है आपका मध्य मंडल, फिर आता है आपका आयन मंडल, फिर आता है आपका बहिर्मंडल। समझ आ गया? ये आपका हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम सूर्यताप जो है प्राप्त होता है? भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर, ध्रुवीय क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर क्या है सबसे ज्यादा जो सूर्य ताप है, जो कि सूरज से हमें किरणें प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। समझ आ गया? तो ग ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाए। आगे चलते हैं, पृथ्वी वायुमंडल को ऊर्जा विकृत करती है। तो पृथ्वी है वायुमंडल को ऊर्जा विकृत करती है किसमें? लंबी तरंग दैर्घ्य में, यानी कि आपका जो आ, एक होती है शॉर्ट वेव्स, ठीक है, यानी लघु वेव जिसको हम कहते हैं। एक होती है लंबी तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो जो पृथ्वी है वायुमंडल को ऊर्जा विकृत करती है किसमें? ध्यान रखना, लंबी तरंग दैर्घ्य के रूप में, ठीक है, ध्यान रखना। तो यानी कि का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लंबी तरंग, ठीक है। जो पृथ्वी को सूरज से जो है गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, वो छोटी तरंग दैर्घ्य होती है, लघु तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है? लेकिन जब रात के समय जब वापस जो है जा रही होती है क्या
हीट जो है पृथ्वी से निकल रही होती है तो वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी जो है वायुमंडल को लंबे तरंग दैर्घ्य के रूप में ऊर्जा विकृत करती है। समझ आ गया, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है? संवहन, वाष्पीकरण और पार्थिवीकरण, और यहाँ पर संवेग की जगह अभिवहन होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अभिवहन होगा। वैसे करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्थिवीकरण। ठीक है, तो निम्नलिखित में से वायुमंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण, देखो पृथ्वी पर तो किससे हो रहा है? सौर विकिरण से हो रहा है, लेकिन वायुमंडल में ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है वो पार्थिव विकिरण से हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। पार्थिव विकिरण क्या होती है? जो कि लौटती है रात के समय, जो पृथ्वी से वापस लौटती है। ठीक है, उस टाइम पे वायुमंडल गर्म हो रहा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवहन का क्या परिणाम है? उत्तर भारत में लू का चलना, वायु धाराएं, वायुमंडल की निचली परतों का गर्म होना, ठंडी तरंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? उत्तरी भारत में लू चलना। ठीक है, तो संवन जो है आप संवन चालन अभिवहन होता है ना, तो संवन का परिणाम क्या है? तो उत्तर भारत में जो लू चलती है बेसिकली वो संवन के कारण ही होते, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चले। पृथ्वी के एल्बिडो से क्या अभिप्राय है? आपने पढ़ा होगा हीट बजट में। ठीक है, उष्मा बजट में आपने पढ़ा होगा एल्बिडो के बारे में, तो आपको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एल्बिडो का मतलब क्या है। बादलों द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा, पृथ्वी द्वारा परावर्तित मात्रा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित विकिरण मात्रा, हिमखंड द्वारा परिवर्तित परावर्तित विकिरण की मात्रा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा। क्या भाई, कि पृथ्वी ने जो है जितनी मात्रा जो है सौर विकिरण की उसको रिफ्लेक्ट कर दे रही, परावर्तित कर रही है, उसको हम कहते हैं एल्बिडो, ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम चले। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। आपसे पूछा भाई, सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ठीक है, मतलब कितनी नहीं पूछे आपसे, न्यूनतम दूरी। एक होती है तो ज़्यादा दूरी दोनों के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, एक होती है बहुत कम दूरी रह जाती है, वो कौन सी डेट को रहती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 3 जनवरी। ठीक है भाई, 3 जनवरी को जो है उपसौर अवसर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें बताया जाता है इसके बारे में। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी जो होती है वो 3 जनवरी के दिन होती है। आगे मैं बात करूं, जब सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होते हैं, मैंने पीछे बताया कम दूरी वाला। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी जब अधिकतम दूरी पर होते हैं तो उस दिन पृथ्वी की कौन सी स्थिति कहलाती है? उपसौर, अपसौर, अपग, उपग। ठीक है, ध्यान रखना, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपसौर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो ख ऑप्शन है बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, अपसौर कहते हैं जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से बहुत दूर होता है, अधिकतम दूरी उनकी होती है। आगे मैं बात करूं, निम्नलिखित में से मानसूनी पवनें कौन से प्रकार की पवनें हैं? स्थायी पवनें हैं, मौसमी पवनें हैं, भूमंडलीय पवनें हैं, और सामयिक पवनें हैं। यानी कि जबकि मानसूनी पवनें हैं बेसिकली उसका टाइप्स, किस टाइप्स की पवनें ये है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मौसमी पवनें हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो का आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। विषुवत पर कोरियोलिस बल होता है। ठीक है, आपका अगला चैप्टर यहाँ से आ गया है। विषुवत पर क्या होता है भाई? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल आपका क्या होता है? जो कि पृथ्वी की घूर्णन के कारण लग रहा होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की रोटेशन उसके कारण लग रहा होता है, इससे जो विंड चल रही है उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, आपको पता है। और जैसे जैसे आप अक्षांश आपका बढ़ेगा वहां पर आपका कोरियोलिस बल बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो बेसिकली आपसे पूछा, लेकिन आपको भूमध्य रेखा है जो विषुवत वृत्त है, लेकिन विषुवत वृत्त पर यानी भूमध्य रेखा पर आपका जो है बिल्कुल जीरो होता है, या ना के बराबर आप कह सकते हो जो कोरियोलिस बल होता है। लेकिन जैसे आप अक्षांश बढ़ता जाएगा, आपको जैसे कि ध्रुवों पर जाते पहुंचते जाओगे, यानी आप विषुवत वृत्त से ऊपर जाते जाओगे ना, तो उतना ही आपका कोरियोलिस बल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? कि शून्य होता है, यानी कि जो आपका विषुवत वृत्त है या 0 डिग्री अक्षांश है या मध्य रेखा है उस पर क्या होता है? जीरो होता है हमारा कोरियोलिस बल। आगे चलते हैं। वायु का वह भाग जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम होती है वो क्या कहलाती है? वायु मंडलीय दाब, वायु राशिया, दाब प्रवणता, और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? वायु राशि, यानी कि एयर मासेस। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलें। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली गर्म हवाओं के नाम लिखिए। क्या इन चार ऑप्शन में से संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली जो गर्म हवा होती है उसका नाम क्या है? देखिए, चिनुक, मिस्ट्रल, फोन, लू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिनुक हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। समझ आ गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ओस बनने की उपयुक्त दशाएं कौन सी हैं? ये आपको जो पता होगा, ओस बनती है जिसे हम ड्यू कहते हैं। बेसिकली कौन कौन सी दशाएं होती हैं जिससे ओस बनती है? ठीक है, तो शांत हवा, छोटी व गर्म रातें, शांत हवा, बादल से भरा आकाश, तूफानी हवा, छोटी रातें, शांत हवा, ठंडी व लंबी रातें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका घा हो जाएगा। ठीक है भाई, हवा कैसे चाहिए? स्थिर चाहिए, यानी शांत चाहिए, ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लंबी रातें होंगी उतनी ज़्यादा क्या आपका ओस बनने के चांस होते हैं। तो घा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे हम बात करें, जल वाष्प का जल के रूप में बदलना डैश कहलाता है। तो जल वाष्प है, ठीक है, का वाटर वेपर है, वो जल के रूप में बदल रहा है, ठीक है, बड़े ड्रॉपलेट के रूप में बदल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, संघनन, आपका वर्षण कहलाता है का। ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ये ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संघनन। आपको आंसर से मतलब होना चाहिए वैसे। तो जलवाष्प का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है? आपका संघनन कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से हवा द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता किस पर निर्भर होती है? आपसे पूछा है भाई, जो हवा जो है जलवाष्प को ग्रहण करती है, उसकी क्षमता जो होती है, हवा कितना आर्द्रता है, कितनी जलवाष्प ग्रहण कर पाएगी, बेसिकली किस पर डिपेंडेंट होता है? वायु दाब पर, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता पर, भाई तापमान पर, औसत पर। ठीक है, औसत नहीं आएगा भाई, औसांक आएगा। क्या आएगा भाई? औसांक आएगा, ठीक है। क्या आएगा? औसांक आएगा। औसांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या आएगा? और आंसर इसका क्या होगा? कुछ और होगा, ठीक है, वैसे ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर होगा तापमान, यानी टेम्परेचर बेसिकली क्या है, ये डिसाइड करता है कि उस हवा की कितनी क्षमता होगी जलवाष्प ग्रहण करने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता को कौन सी इकाई में व्यक्त किया जाता है? आपने पढ़ा होगा भाई जल वाले चैप्टर में, कि आपकी जो सापेक्ष आर्द्रता है बेसिकली कौन सी इकाई में व्यक्त किया जाता है? किलोग्राम में, प्रतिशत में, मिलीबार में, मीटर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? प्रतिशत में, यानी परसेंटेज में जो है हमारी सापेक्ष आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है। आगे मैं बात करूं, संवहनीय वर्षा सबसे अधिक किन क्षेत्रों में होती है? ठीक है, आपकी जो संवहनीय वर्षा है, लेकिन आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है बेसिकली वो किन क्षेत्रों में अधिक होती है? ध्रुवीय, महासागरों, विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्र। कहाँ होती है ज़्यादा? विषुवतीय क्षेत्र, यानी कि आपका जो भूमध्य रेखा वाला एरिया है, 0 डिग्री सेल्सियस वाला, 0 डिग्री अक्षांश वाला जो एरिया है, वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, उस लवण की पहचान करें जो समुद्र जल में अधिकता में पाया जाता है। अगर बताना कौन सा लवण जो है भाई समुद्र जल में अधिक पाया जाता है? तो बोरिक, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। जो समुद्र जल में अधिक में पाया जाता है कौन सा लवण है? क्लोरीन है। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन जो है महासागरों की सतह के जल के औसत तापमान को दर्शाता है? 27.5 डिग्री, 28 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस जो बेसिकली महासागरों की सतह जल का औसत तापमान को दिखाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कैनियन, कैनियन का मतलब होता है गंभीर खंड, ठीक है, तो कौन से उच्चावच आकृति का भाग है? महाद्वीपीय ढाल, प्रवाल द्वीप, निम्न द्वीप और महासागरीय तट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाद्वीपीय ढाल। आपका जो कैनियन है बेसिकली वो महाद्वीपीय ढाल का क्या है? एक आकृति का भाग है। आगे चलते हैं, डैश जो है महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता कितनी होती है? 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय शेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं, लवणता साधारणतः गहराई के साथ क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है भाई? बढ़ती है। आपकी जो लवणता होती है, जितना आप गहराई पे जाओगे उतना आपकी जो लवणता, जो सैलिनिटी है वो बढ़ेगी। तो का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न निम्न में से किस महासागर से अगलू अगुलहास धारा संबंधित है? मैंने मैप में ही बताया इसके बारे में, ठीक है, ध्यान रखना। जो आपकी अगुलहास धारा वो किस महासागर से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिंद महासागर, ठीक है, जो इंडियन ओशन है यहाँ पर चलने वाली है धारा। समझ आ गया? तो खा आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आने वाला ज्वार डैश कहलाता है? लघु ज्वार, वृद्ध ज्वार, दैनिक ज्वार, मिश्र ज्वार। तो क्या हो जाएगा हमारा? वृद्ध ज्वार, जिसको हम स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं। जब आपका जो सूरज है, चंद्रमा है और जो पृथ्वी जब एक ही लाइन में आ रहे होते हैं, जब आपको क्या है? स्प्रिंग टाइड यानी कि वृद्ध ज्वार देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये महीने में 2 बार होता है, जब आपकी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया? ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो जो ज्वार भाटा आपके आते हैं, जो टाइड्स आपके आते हैं, उसका रीजन क्या है? बेसिकली वायु है भाई, कोरियोलिस बल है, सौर ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने मेरी वीडियो सारे देख रखी है, अगर आपको पता होगा, जबकि टाइड्स आते हैं, जबकि ज्वार भाटा आते हैं, उसके लिए बेसिकली कौन सा रीजन काम कर रहा होता है? गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा हो, ठीक है, समझ आ गया? और हमारा यहाँ पर हमारा घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं, ठीक है। नॉर्मल ज्वारीय प्रक्रिया जिसके अंदर भाई 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आपके आ रहे होते हैं। मिश्र ज्वार कहते हैं, अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं, दैनिक ज्वार कहते हैं, और आपका निम्न ज्वार, निस मतलब निस नहीं होगा, यहाँ पर निम्न ज्वार होगा, ठीक है, ध्यान रखना।
तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? अर्धदैनिक ज्वारक कहते हैं इसको, हम ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड बुक स्टार्ट हो गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, भारत विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, जो भारत है बेसिकली आपका जो भारत है, ये आपका जो विश्व है वो दो गोलार्ध में बट गया, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, फिर उत्तर को भी हम क्या उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी में बांट देते हैं, फिर ऐसे दक्षिण को। ठीक है, तो आपका भारत किस गोलार्ध में आता है? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी साइड में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आगे चले, अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कि भाई जो 32,87,283,263 किलोमीटर क्या है, वर्ग किलोमीटर बेसिकली क्या है आपका अ, भारत का टोटल एरिया है। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? अगर हमें नॉर्थ से लेकर साउथ, तो नॉर्थ से अगर हम साउथ में जाते हैं, टोटल भारत की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 3214 किलोमीटर क्या है भारत की लंबाई है, ध्यान रखना भाई। अब अगला क्वेश्चन भाई, ये तो उत्तर से दक्षिण का हो गया, लेकिन जब बात आती है भाई पश्चिम से पूर्व तक भारत की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर भाई आपका क्या हो जाएगा? 2933 किलोमीटर क्या है भारत की टोटल लंबाई है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्क रेखा की स्थिति कितनी डिग्री उत्तर है? कर्क रेखा की बेसिकली आपको अक्षांश बताना है। ठीक है, तो उसकी डिग्री उत्तर में कितनी है? तो क्या हो जाएगा आंसर? 23.5 डिग्री क्या है उत्तर जो है भारत की डिग्री है। आगे चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा बेसिकली आपकी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, 8 राज्यों से, 6 राज्यों से और 7 राज्यों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? 8 राज्य। ठीक है, जो 8 स्टेट्स है उनसे क्या आपकी जो कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता? मध्य प्रदेश, मिजोरम, गुजरात और बिहार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार जो है भाई, बिहार से आपकी जो कर्क रेखा नहीं जाती है, ध्यान रखना। आगे हम चले, भारत के समय का निर्धारण किस रेखा से होता है? ठीक है, जो भारत का बेसिकली टाइम जोन है जिससे हमारा समय निर्धारित होता है, वो कौन सी रेखा से होता है? मानक यामी उत्तर रेखा से, यानी मेरिडियन जिसको हम इंडियन मेरिडियन लाइन बोलते हैं। ठीक है, और कर्क रेखा से, मकर रेखा से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, यानी कि मानक यामी उत्तर रेखा से बेसिकली भारत का समय निर्धारण होता है। आगे चले, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अगर हम भारत को देखें तो भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? बहुत आसान है इसका आंसर, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया भाई? तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे हम चले, निम्न में से भारत का प्राचीनतम स्थलखंड कौन सा है? अगर हम बात करते हैं भाई भारत का प्राचीनतम स्थलखंड कौन सा है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीप पठार है, हिमालय है, अरावली। तो क्या है हमारा आंसर? प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारा हमारा पेनिसुलर प्लेटू जो है, तो वो क्या है हमारा सबसे पुराना स्थलखंड है भारत का। ये हिमालय तो हमारा नया है, पहले प्रायद्वीप पठार बना देन हमारा हिमालय पर्वत बना है। आगे हम चल, निम्न में से नवीनतम जलोढ़ निक्षेप को कहते हैं? खादर, बांगर, भावर, तराई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खादर कहते हैं। ये ध्यान रखना। आगे हम चले, हिमालय पर्वत के स्थान पर कौन सा प्राचीन सागर था? ठीक है, आपको पता होगा हिमालय पर्वत जो बना है टेक्टोनिक एक्टिविटीज से, तो जो आपका सागर था उसके अवसाद से भी कहीं ना कहीं हमारा हिमालय पर्वत बना है। तो कौन सा सागर है आपको ध्यान रखना है? तो टैथिस सागर है, दक्षिण महासागर है, अरब सागर है, हिंद महासागर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टैथिस सागर। ठीक है, तो का ऑप्शन बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखें। आगे चलें, निम्न में से कौन नवीन पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है? मैंने पीछे आंसर बता दिया इसका वैसे। ठीक है, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय। तो हिमालय इसका आंसर हो जाएगा, जो कि नवीन पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? नंदा देवी, केटू, माउंट एवरेस्ट और या कामेत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई केटू भी तो नहीं है भारत में, बट देखो केटू जो है हमारे, जिसको गोडविन ऑस्टिन भी हम बोलते हैं, पीओके में है। कहाँ पर है ये? आपकी पीओके में है, लेकिन भाई भारत तो पीओके को अपना पार्ट मानता है ना, तो इसलिए बोला जाता है भारत में केटू भारत में ही है। ठीक है, बाकी इस ऑप्शन के हिसाब से माउंट एवरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। मान लो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सारी भारत में है, ये आपको पता है, लेकिन केटू भी दे रखा है, तो केटू उसमें आंसर लगाना कि जो कि भारत की चोटी भारत में स्थित चोटी नहीं है, तो केटू हो जाएगा उसमें।
उस कंटेक्स्ट में अगर बाकी ऑप्शन हो रहा है वो भारत में ही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलें, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच डैश दर्रा स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पालघाट दर्रा बेसिकली स्थित है, ठीक है। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय में नहीं है। तो कौन, मतलब जिस हिमालय से जो नहीं निकलती है, ठीक है, घाघरा, कोसी, चंबल, गंगा। तो चंबल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका उद्गम हिमालय से नहीं है। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी से संबंधित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पैन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, जरा इसकी सहायक नदियां हैं। और ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यही तो गलत है, ठीक है, कि ये नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बिल्कुल गलत है। गोदावरी नदी जो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम चले, अब आपको नदी की पहचान करने की, कौन सी नदी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, विशेषता आपको दी गई है, आपको नदी की पहचान करनी। पहला, कि मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, और यहाँ रोपड़ में एक महाखंड का ये निर्माण करती है, उसका सिर किला से बहती हुई ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, झेलम, रावी, जो है सतलुज, व्यास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सतलुज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम चले, काबिनी, भवानी और अमरावती निम्न में से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। नर्मदा, कृष्णा, दामोदर, कावेरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर, तापी नदी पर, कावेरी नदी पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी पर, ठीक है, जो है हमारी सरदार सरोवर परियोजना बनी हुई है। आगे हम बात करें, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो बांग्लादेश है भाई, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किसी और नाम से जाना जाता है, क्या, तो क्या नाम से जाना जाता है, कोई बताना है। स्वर्णश्री, यमुना, धनश्री, तिस्ता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जमुना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम चले, निम्न में से कौन सी नदी अपनी उथली उत्थान भूमि वाली भूआकृति के लिए प्रसिद्ध है। बेतवा, यमुना, चंबल, लूनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल, ठीक है, जो चंबल नदी है बेसिकली अपनी उथली उत्थान भूमि वाली भूआकृति के लिए जानी जाती है। आगे चलते हैं, शीत ऋतु के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण से होती है। बेसिकली ठंड के टाइम पे जो है तमिलनाडु, आपको पता है, जब आता हुआ मानसून से तमिलनाडु की तरफ पर बारिश नहीं होती है, जब लौटता हुआ मानसून होता है ना हमारा, जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून की शाखा भी कहते हैं, उससे क्या बेसिकली तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है। तो आंसर वैसे मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण बेसिकली क्या होती है, तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में बारिश होती है। अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारे यहाँ पर, ऑक्सीजन जो है बेसिकली हमारी हरित गृह गैसें नहीं है। बाकी मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली हमारी हरित गृह गैसें हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलें, चूरू जो कि राजस्थान में है बेसिकली निम्न में से किस स्थान का उदाहरण है। सबसे ठंडे स्थान का उदाहरण है ये, सबसे गर्म स्थान का, बहुत कम वर्षा वाले स्थान का, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे गर्म स्थान का एग्जाम्पल है राजस्थान। भाई राजस्थान में गर्मी तो होती है और क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, सबसे गर्म स्थान का एग्जाम्पल है चूरू। अगर मैं बात करूँ, निम्न में से कौन सा स्थान वर्षा की विशाल मात्रा प्राप्त करता है। शिलांग, गुवाहाटी, मासिनराम, जैसलमेर। मासिनराम, ठीक है, पहले चेहरा पूछा था बेटा, मासिनराम जो है सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, समझ आ गया। आगे मैं चलूँ, निम्न में से कौन सी ऋतु मौसम के वैज्ञानिकों द्वारा शामिल नहीं की गई है, ठीक है, चार ऋतु के बारे में जिक्र है बेसिकली आपका एनसीईआरटी में। तो कौन सी ऋतु का जिक्र जो है बेसिकली मौसम वैज्ञानिकों द्वारा शामिल, मतलब कौन सी ऋतु को शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है, ऋतुओं में मौसम वैज्ञानिकों द्वारा, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, या वसंत ऋतु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वसंत ऋतु हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, लू निम्न में से किस स्थायी पवनों का उदाहरण है। गर्म और शुष्क पीड़ादायक पवने, शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवने, वैशाख के महीने में आने वाली तबाही और बारदोली घोड़ों आ जाता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन जो है इसके लिए नहीं होगा, बाकी तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, गर्म और शुष्क जो है, गर्म, शुष्क और पीड़ादायक पवनों को बेसिकली लू कहा जाता है, जो कि गर्मी के टाइम पे चलता है। ये क्या सुना भी आप होगा आपने लोगों से कि भाई इसको लू लग जाएगी, बाहर मत निकालो, तो ये सब चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। वो लू जो है गर्म, शुष्क और पीड़ादायक पवन ये होती है। आगे मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, और लास्ट चैप्टर बचा है आपका, ठीक है, जहाँ से एमसीक्यू बन रहे हैं ये। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में पौधे निम्न से किस प्रकार की अभिव्यक्ति देते हैं, परीक्षण कीजिए। उष्णकटिबंधीय हमारे कांटेदार वन होते हैं, उसके जो पौधे होते हैं भाई वो किस प्रकार की हमें अभिव्यक्ति देते हैं, अगर उसको हम देख रहे हो। बहुत लंबे होते हैं, सदाबहार होते हैं, झाड़ीदार जैसे, या घास के मैदान जैसे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, झाड़ीदार जैसे हमको देखने में ये लगते हैं। तेंदू, पलाश, बेल, अक्सलवुड जो वृक्ष जो है बेसिकली
निम्न में से किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्धसदाबहार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, जो मेरे ऊपर पेड़ ये बताए। उत्तर भारत के मैदानों में निम्न में से कौन से वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं? उत्तर भारत के मैदान में भाई पार्कनुमा भूदृश्य बनाने वाले कौन से वन है? पर्वतीय वन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, और वेलांचली, ठीक है, बेलगली नहीं आएगा, वेलांचली अनूप वन, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बेसिकली क्या है आपका, यहाँ पर क्या वो पार्कनुमा भूदृश्य बना रहे होते हैं। आगे हम बात करें, भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है, तो आपको पता है। तो वन्य प्राणियों पर वन्य जीव संरक्षण के सकारात्मक प्रभाव क्यों, मतलब कि अगर हम वन्य जीव संरक्षण करते हैं तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? इससे बेसिकली क्या होगा भाई, तो ऑप्शन वैसे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। इससे क्या होगा, वन्य जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, जब उनका संरक्षण करेंगे तो हम। आगे मैं बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वनों का प्रकार नहीं है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये तो है। द्वीपीय वन, पर्वतीय वन और वेलांचली व अनुवन, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा ना भाई, खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट करेक्ट हो जाएगा, द्वीपीय वन, ठीक है, ध्यान रखना, ये कोई वन का एग्जाम्पल नहीं है। आगे मैं बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है? आपने पढ़ा होगा सामाजिक वानिकी के बारे में, तो आपने पढ़ाया भी वैसे, ठीक है। तो कौन आपने मैंने उसमें 3 प्रकार बताए थे, ठीक है। अब जो सा नहीं बताया था भाई, वो इसका आंसर हो जाएगा। देखो, हरित वानिकी, फार्म वानिकी, शहरी वानिकी और ग्रामीण वानिकी, 4 दे रखे हैं, लेकिन हर एक का आंसर नहीं है। कौन सा? वो हरित वानिकी इसका आंसर नहीं है, बाकी फार्म वानिकी, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी जो है इसका आंसर है, ठीक है। मतलब कि जो कि है सामाजिक वानिकी के प्रकार, लेकिन हरित वानिकी बेसिकली क्या है आपका, सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है, ध्यान। तो यहाँ पर जो आपकी वीडियो है समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।